हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग रीजनिंग का एक टेस्ट लेकर आए हैं। लगभग 25 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं और 25 क्वेश्चन 25 चैप्टर से होने वाले हैं। लगभग यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 15 से 20 चैप्टर या मैक्सिमम 25 चैप्टर से एक-एक क्वेश्चन लिया गया है। तो अगर आप लोग इस टेस्ट में अगर आपका 25 में 20-22 नंबर आ जाता है तो आपके एग्जाम में 25 में 25 क्वेश्चन आप सोल्व करने के योग्य हैं। अन्यथा आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन में आप 15 क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। इससे यही अंदाजा लगेगा कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और इसी के साथ 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग भी है। आगे हम लोग बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे साइंस का भी एक मैराथन क्लासेस अपलोड हुआ था डीवीएस स्टडी पे, जो बहुत पहले ही अपलोड हो चुका था और इसमें 750 प्लस एमसीक्यू को एक ही वीडियो में सॉर्ट जारी किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट था, आप इसे भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ से। यह फर्स्ट क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है तो मैं आपको बता दूं, यह क्वेश्चन आपको बता दूं कि यह लिया गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। किस चैप्टर से? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पे निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है गुना। प्लस का अर्थ क्या है? गुना। गुना से अभिप्राय भाग है। गुना से अभिप्राय क्या है? भाग। गुना से अभिप्राय भाग है। उसके बाद घटाओ का अर्थ है जुड़ना। घटाओ का अर्थ क्या है? घटाओ का अर्थ है जुड़ना। और भाग से अभिप्राय घटाना। भाग से अभिप्राय क्या है? घटाना। भाग से अभिप्राय है घटाना। तो आपको इक्वेशन दिया हुआ है क्या? तो 20। यहाँ पे देखिए, इसी के अकॉर्डिंग ना आप क्वेश्चन को सोल्व करना होगा ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन में जब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, वहां पे क्या था? सबसे पहले इक्वेशन देख ले रहे थे क्या था, और उसके अकॉर्डिंग जो चिन्ह दिया था और चिन्ह का जो मतलब था उसके अकॉर्डिंग इसका बिल्कुल अपोजिट साइन लिखते थे ना, जो आपको आंसर में दिया होता था। या आप कह सकते हैं कि जिसका अर्थ जो होता था उसको देते थे। तो यहाँ पे देखिए, माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस हो जाएगा ना। प्लस 8 मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है? भाग। तो यहाँ पे भाग हो जाएगा कितना से? 4 से। भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है घटाओ। भाग का अर्थ है घटाओ, तो घटाओ 3। प्लस का अर्थ क्या है? गुना। गुना 2। अब मेरा इक्वेशन क्या बना? नीचे वाला बना 20 प्लस 8 भागा 4 माइनस 3 गुना 2। इक्वेशन ये बना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसमें भाग करते हैं, गुना करते हैं, जोड़ करते हैं, तब घटाओ करते हैं ना। तो यहाँ पे चलिए हम लोग सबसे पहले भाग करते हैं। तो भाग किस में होगा? 8 में 4 से भाग करेंगे ना, तो कितना होगा? 2। यानी कि 20 प्लस 2 हो गया। आगे करेंगे, भाग के बाद क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो 3 दूना क्या हो जाएगा? 3 दूना 6। उसके बाद भाग गुना हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और 2 22 और माइनस 6 कितना हो जाएगा? 16। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम लोग सोल्व करते थे। आगे देखिए, इससे से संबंध सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन अपना है। इसमें कहा जा रहा है गुना का अभिप्राय किसका? गुना का अभिप्राय प्लस। गुना का अभिप्राय प्लस भाग का माइनस। भाग का क्या अभिप्राय है? माइनस। भाग का अभिप्राय माइनस है। माइनस का गुना। माइनस का क्या? गुना। इसी के साथ और प्लस का भाग। प्लस का मतलब क्या है? भाग देना। प्लस का अभिप्राय है भाग देना। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग नया इक्वेशन बनाएंगे ना। जो इक्वेशन दिया है इसमें हम लोग साइन चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। कितना दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, 54 भागा कितना? 16। 54 भागा 16 माइनस 3 गुना 6 प्लस 2 दिया हुआ है ना। इसके बाद हम लोगों को बराबर का साइन दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका बराबर क्या होगा। क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आंसर क्या निकलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन में साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखेंगे 54। भाग का अर्थ क्या दिया गया है? भाग का अर्थ क्या दिया गया है? घटाना। भाग का अर्थ घटाना दिया हुआ है। कहां से? देखिए यहाँ से। भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है? घटाना। उसके बाद है 16 और घटाओ का अर्थ क्या है? गुना। नीचे वाले स्टेप से गुना। घटाओ का अर्थ क्या है? गुना। और गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ है जोड़। सबसे ऊपर वाले स्टेप में देखेंगे तो जोड़ हो जाएगा +2। 2 का अर्थ क्या है? 2 का अर्थ तो 2 ही होगा, लेकिन प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है? भाग। प्लस का अर्थ दिया हुआ है भाग। यहां से जब आप सोल्व किए तो भाग में साइन चेंज कर देंगे। अपना जो इक्वेशन आया 54 माइनस 16 गुना 3 प्लस 6 बाई 2, इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54
माइनस कितना हो जाएगा, पहले भाग कर लेते हैं, भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा और गुना, भाग के बाद क्या होगा, गुना ही होगा। तो 16 तिया 48 हो जाएगा, 48। और यहाँ पे 54 भी प्लस में और 3 भी प्लस में, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 57 माइनस 48, कितना इसका आंसर होगा 9। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्या यह आपको पता लगा। सबसे पहले जो साइन दिया होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, किसमें, जो साइन प्लस का माइनस दिया हुआ है तो माइनस में चेंज करके करने के बाद ही हम लोग इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से लिए गए थे। आप लोग बताइएगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित आपका क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ, कमेंट में आप अवश्य बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लगभग मैं आप सभी को बता दूं अभी तक 15 से 17 चैप्टर, कितने, तो 15 से 17 चैप्टर अपने डीवीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड हो गई है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट भाग लेकर डेली शाम 7 बजे, कितने बजे, तो डेली शाम 7 बजे एक सेशन चलती है और उसी सेशन के माध्यम से हम लोग अभी तक 15 से 17 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट किया गया है। और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग जो भी 15 से 17 चैप्टर पढ़े हैं वह सभी चैप्टर को मिलाकर एक टेस्ट के रूप में लेकर आया हूं, और इसके बाद से जो भी वीडियो रीजनिंग की आएगी वह सभी टेस्ट के रूप में ही आएगी, यानी कि आपका सिलेबस कह सकते हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर एक दो चैप्टर कोई बाकी है तो आपका टेस्ट में कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि क्लॉक है और कैलेंडर है। ये दो चैप्टर जैसे ही आपको टेस्ट आएंगे में टेस्ट में भी क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चन को शामिल कर दिए जाएंगे, जिससे आपका क्लॉक और कैलेंडर से संबंधित भी क्वेश्चन को सही कर पाएंगे एग्जाम में। लेकिन अभी तक 15 से 17 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं डीवीएस स्टडी पे। इसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप यहाँ पे जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 बिहार डीएलएड रीजनिंग करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप चेक करेंगे तो लगभग 15 से 17 वीडियो मिलेंगे, कितने, तो लगभग 15 से 17 वीडियो मिलेंगे और सभी वीडियो में एक एक चैप्टर को कंप्लीट किया गया है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो पेड क्लासेस की वीडियो होती है वह डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई गई है। जो मेरी पेड क्लासेस की वीडियो रहती है वह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किस में उपलब्ध कराई गई है, कौन से चैप्टर में, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आप कोई भी वीडियो देखिए या नहीं देखे, लेकिन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि वह पेड क्लासेस की वीडियो है और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन थे, बाकी जितने भी सेशन चले हैं 15 से 17 सेशन में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को छोड़कर, वे सभी क्वेश्चन के बेसिस पे चले हैं। लेकिन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस किस बेसिस पे चले हैं, कॉन्सेप्ट के आधार पे चले हैं। पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है, उसके बाद आपको उससे संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करके बताया गया है कि आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ बातें हो गई जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी वह मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले चैनल पे जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो जो प्लेलिस्ट में दी गई है 15 से 17 वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपके एग्जाम में लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आप 22 से 23 क्वेश्चन बनाने योग्य आज ही हो जाएंगे। अगर आप देखते हैं तो, अगर नहीं देख पाते हैं तो आपके ऊपर है आप क्या करते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो अपना है, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध होती है। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो डाइस से संबंधित क्वेश्चन लिया गया और ये डाइस का क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो एसएससी 2004 में, यानी कि एसएससी के एग्जाम में कब क्वेश्चन पूछा गया था, 2004 में पूछा गया है। अगर 2004 में पूछा गया तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आज भी आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे निर्देश दिया गया है, एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, कौन सा, एक ही पासा है, पासा 1 और पासा 2, एक ही पासा के दो स्थितियां दी गई है, स्थिति 1 स्थिति 2। एक पासा को एक बार उछालते हैं तो हो सकता है कि ऊपर वाले सरफेस पे 1 आ जाए, दूसरी बार उछालते हैं तो हो सकता है कि 5 3 2 कोई भी नंबर आ सकता है ना, लेकिन कौन सा नंबर आएगा, 1 से लेकर 6 तक ही नहीं आएगा। क्या पासा को आप उल्टेंगे तो 7 से लेकर 12 तक नंबर आएगा क्या, नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में 1 से लेकर 6 तक ही नंबर क्या होते हैं, अंकित होते हैं, न कि 7 8 9 10। ये पासा में है ही नहीं तो कहां से आएगा। अगर आप एक सिक्का पूछ लेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, क्या आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या दोनों कभी एक साथ आ सकता है, बिल्कुल नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पे डाइस को भी हम लोग पलटेंगे, उछालेंगे तो एक बार में कोई एक ही स्थिति आएगी, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 5 आए, 6 आए, 6 तक ही कोई नंबर आएगा। जितनी बार आप पूछ लेंगे उतनी बार 6 ही होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जब दो नीचे दी गई है, जब दो नीचे स्थितियां दी गई है तो ऊपर, जब दो नीचे है, नीचे कहाँ है, अब 2 का अपोजिट यहाँ पे पूछा जा रहा है, जब 2 नीचे है तो ऊपरी की संख्या पर, ऊपरी की सतह पर कौन सा अंक होगा,
तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त हम लोग 2 डाइस दिया होता है, यानी कि 2 स्थितियां दर्शाई गई होती है। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन खोजते हैं कि कौन सा सरफेस कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन देखेंगे तो सरफेस डाइस नंबर 1 में, तो 3 और डाइस नंबर 2 में सरफेस नंबर 3 क्या है, कॉमन है। जब कॉमन रहता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, तो कॉमन को लेकर क्लॉकवाइज तो या तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कॉमन तो अपना 3 ही है ना, तो डाइस नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब क्लॉकवाइज बढ़ेंगे घूमेंगे तो क्या होगा, 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, तो 6 आएगा। कितना आएगा, 6, और 6 के बाद क्या होगा, तो 1 आएगा, यानी कि डाइस नंबर 1 में 3 के बाद 6, 6 के बाद 1 आएगा। कैसे, जब हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे तब। इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे डाइस नंबर 2 के लिए। तो डाइस नंबर 2 में भी आपको क्लॉकवाइज ही घूमना होगा, क्योंकि डाइस नंबर 1 में हम लोग क्लॉकवाइज घूमे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज डाइस नंबर 1 में घूमते तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डाइस नंबर 2 में भी घूमना होगा। अगर आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं बता दूं कि क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, CW आप बोल सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में। जब क्लॉकवाइज बोला जाता है तो आप इसको कह सकते हैं कि राइट घूमना है, राइट घूमना है। जब हम लोग लेंथ एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो वहां पे शॉर्टकट बताया गया है। और एंटी क्लॉकवाइज जब बोलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा ना। इतना तो दिमाग है ही, इतना कॉमन सेंस तो है ही। जब क्लॉकवाइज का मतलब राइट हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट होगा निश्चित रूप से। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा डाइस नंबर 2 में, तो 5, और उसके बाद क्या, 2। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऊपरी सरफेस पे, निचली सरफेस पे 2 है तो ऊपरी सरफेस पे क्या होगा। इस प्रकार से हम लोग जब घूम लिए, यहाँ पे सभी निकल गया ना। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 6 के जस्ट सामने कौन है, 5, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। इसी प्रकार से 1 के सामने 2 है या 2 के सामने 1 है, तो ये दोनों क्या है, आपस में अपोजिट है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब 2 नीचे हैं तो ऊपरी सतह पे क्या होगा, तो 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे 3 का अपोजिट पूछता, 3 का अपोजिट पूछता, तो दोनों डाइस में आप देख रहे हैं तो 1 भी आया है, 2 भी आया है, और 3 सरफेस नंबर 3 तो वह कॉमन है ही। लेकिन 4 आया कहीं तो नहीं आया, यानी कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, या 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। कॉमन का अपोजिट हिडन सरफेस होता है, और हिडन सरफेस का अपोजिट कॉमन सरफेस होता है। इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे, तब आपके डाइस से एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे। अगर ये 2 कॉन्सेप्ट को अगर आपके पास है तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप फिर से अपने से कोशिश कीजिए सोल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे 4 स्थितियां दर्शाई गई है, एक ही डाइस के 4 स्थितियां दर्शाई गई है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 3 के विपरीत, 3 के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले किसी भी 2 डाइस को, डाइस नंबर 1 2 को, या 2 3 को, या 3 4 को, या 4 1 को पकड़ के किसी में भी देखेंगे कि कम से कम 2 कॉमन हो, या कम से कम एक सरफेस कॉमन निश्चित रूप से होगा, तभी हम उसका आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर कॉमन नहीं होगा तो हम लोग उसका आंसर निकाल ही नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कॉमन मिलेगा ही। आप यहाँ पे देखेंगे क्या हमको दिखना है, तो 3 का दिखना है। तो डाइस नंबर 2 और डाइस नंबर 1 में देखेंगे तो सरफेस नंबर 5, सरफेस नंबर 5, सरफेस नंबर 6 और सरफेस नंबर 6 क्या है, आपस में कॉमन है। जब 2 सरफेस कॉमन हुआ तो जो सरफेस बचता है, एक सरफेस तो डाइस नंबर 2 के लिए बचा, कौन सा सरफेस, तो सरफेस नंबर 3 बचा। और इसी के अकॉर्डिंग जब डाइस नंबर 1 में देखेंगे तो सरफेस नंबर कौन सा बाकी रह गया, तो 4 बाकी रह गया। जब दोनों में एक एक सरफेस बाकी रह गए कॉमन के अलावा, तो क्या होगा, आपस में अपोजिट होते हैं। तो आपस में अपोजिट होगा तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछा क्या जा रहा था, 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तब तो इसका आंसर भी निकल गया ना। 4 का विपरीत फलक पर क्या होगा, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो 4 होगा, और 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो 3 होगा। ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। अगर यहीं पे कॉमन सरफेस का अपोजिट पूछता कि इसमें हम कह सकते थे कि या तो 5 और 6 का अपोजिट या तो 1 होगा या तो 2 होगा। यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, 5 और 6 का अपोजिट कंफर्म होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 सरफेस है और यहाँ पे भी 2 है। अगर हम बोल दें कि 5 का अपोजिट 1 है, अगर 6 का अपोजिट 1 हुआ तो गलत होगा ना, कहना तो बिल्कुल गलत होगा। इस प्रकार से जब 2 में 50-50 का चांस बने
तो हम किसी को लगाएंगे ही नहीं। आपके ऑप्शन में ऐसे ही दिया होगा, या तो एक या तो दो, किसका अपोजिट, तो 5 और 6 का अपोजिट दिया होगा, या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जब हम लोग क्या सिलोजिज्म में या स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन पढ़ते हैं, सिलॉक्स या तो स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन पढ़ते हैं, तो वहां पे भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वहां पे ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थी। इसी के बाद डाइस से ही क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी देखेंगे। नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। फिर से सरफेस नंबर 3 के ही विपरीत पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 1 और 2 में 3 2 दोनों दो सरफेस कॉमन हो रहा है ना। तो यहां से डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 2 से हम लोग तो कंफर्म कर ही नहीं पाएंगे आंसर को कि इसका 5 अपोजिट होगा या तो 6 होगा। कंफर्म हो रहा है, देखिए 3 और 2 इससे पहले वाले स्टेटमेंट में हम लोग बताए हैं ना, डाइस नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 3 और 2 जब दो सरफेस कॉमन हो तो इसमें जो दो सरफेस नहीं आए हैं, कौन नहीं आया है, एक तो आया है, 4 नहीं आया है, एक 4 देखिए डाइस नंबर 1 में 4 आ गया है, यानी कि 5 और 6 नहीं आया है। तो 3 का हम अपोजिट कैसे कह देंगे 5 ही होगा। अगर 2 का अपोजिट हो गया तो गलत हो जाएगा ना। 30 से हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर किससे, डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 2 से हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग डाइस नंबर 2 और डाइस नंबर 3 को चेक करते हैं, या डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 3 को चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो डाइस नंबर 3 और डाइस नंबर 1 को पकड़ेंगे। यहाँ पे कौन सा सरफेस कॉमन है, तो कॉमन सरफेस ऑप्शन नंबर यहाँ पे कॉमन सरफेस 3 वाला है। क्या है, तो 3 वाला बिल्कुल कॉमन है। तो 3 वाला कॉमन है तो 1 के लिए हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, 1 के लिए चलेंगे तो 1 के बाद सरफेस नंबर 1 में देखेंगे तो 3 के बाद क्या होगा, 3 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद क्या होगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो 3 के बाद क्या होगा 5, क्या होगा 5, और 5 के बाद क्या होगा 1। 2 के आमने सामने कौन सा है, तो 5 है, और 4 के आमने सामने कौन है, तो 1 है। लेकिन यहाँ पे कौन सा सरफेस, कौन सा अंक हिडन है, तो कॉमन सरफेस का आंसर तो क्या होता है, हिडन सरफेस ही होना होता है। तो हिडन सरफेस कौन सा है, तो 6 है ना, तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा था कि 3 के विपरीत कौन है, 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो 3 के विपरीत कौन सा आएगा, 3 के विपरीत 6 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इस प्रकार से यहाँ पे डाई से संबंधित जो क्वेश्चन लिए गए थे आपके टेस्ट एग्जाम के लिए वह काफी इंपॉर्टेंट था, और सभी एग्जाम के लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे गौर से तो क्वेश्चन नंबर 2 यह कब पूछा गया है, तो पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि सिविल सर्विस की एग्जाम जो होती है एमपी में, एमपी मध्य प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में 2013 में पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखेंगे तो यह किस चैप्टर से लिया गया है, तो सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन को लिया गया है। किससे, तो सेटिंग अरेंजमेंट से यह क्वेश्चन को लिया गया है और काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं तो मैं यह मानूंगा कि जो भी आपसे एसएससी के एग्जाम में सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट को क्रैक करना है, और एक स्टेटमेंट को क्रैक करने पर कितना नंबर मिलेगा, देखिए 18 से 22 तक निर्देश दिया गया है, और इसी स्टेटमेंट के आधार पे 18 नंबर क्वेश्चन भी सोल्व होगा, 19, 20, 21 और 22, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 क्वेश्चन का आंसर एक स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो हमें निश्चित रूप से सही, बिल्कुल सही स्टेटमेंट को क्रैक करना होगा, तब हमें 5 नंबर मिलेगा, अन्यथा मेरा 5 नंबर क्या होगा, गलत होगा। और 5 नंबर को गलत करने के लिए अगर 5 क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो कितना नंबर कट गया, सही नंबर में से लगभग 1.5 नंबर कट जाएगा। कितना, 1.5 नंबर कट जाएगा, यानी कि आपको ध्यान से सोल्व करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट में दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु यह जरूरी नहीं वह उसी क्रम में हो, जैसे कि ABCDEFG है ना, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठा हो, लेकिन किस प्रकार के बेंच पे बैठा हुआ है, तो वृत्त में गोला प्रकार का बेंच पे बैठा हुआ है और उसका फेस किधर है, तो केंद्र की ओर है। ये दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपना फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक गोला हम लोग क्या किए, बना लिए, और सेंटर की तरफ क्या है, सेंटर की तरफ इसका फेस है, सेंटर की तरफ इसका क्या दिया हुआ है, फेस दिया हुआ है, जब फेस सेंटर की तरफ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे, या तो नीचे से सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी कितने नंबर पे होता है, तो जी अल्फाबेटिकल सीरीज में हम लोग पढ़े हैं
किस 7 नंबर पे होता है? तो यहाँ पे कितने व्यक्ति बैठे होंगे? तो 7 व्यक्ति बैठे होंगे। तो चलिए 7 व्यक्ति हम लोग बनाते हैं। पहला, दूसरा, उसके बाद ये तीसरा हो गया और ये चौथा है, ये पांचवा हो जाएगा, छठा और ये सातवां। 7 व्यक्ति हो गया ना। अब हमें कुछ करने की जरूरत है भी नहीं। सबका केंद्र किधर की तरफ है? सबका फेस किधर की ओर है? तो केंद्र की ओर है। इसी प्रकार आगे हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है और आगे देखेंगे तो दिया हुआ है आपको कि एफ के बाईं ओर, एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं, एफ के बाईं ओर किसके? तो एफ के बाईं ओर, एफ के बाईं ओर दूसरा, दूसरा कौन नहीं होना चाहिए? दूसरा कौन नहीं है? तो डी नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं है, दूसरा डी नहीं है, नहीं है यानी कि इसको क्रॉस भी आप कर सकते हैं। चलिए इसको क्रॉस ही हम लोग कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। डी नहीं है तो कोई दूसरा भी हो सकता है ना, परंतु डी एक के दाईं ओर दूसरा है। एक के दाईं ओर दूसरा कौन है? एक के दाईं ओर दूसरा डी है। तो हम लोग पहले ए का सेट निर्धारित करेंगे तब ना आपको पता लगेगा कि किसके दाएं ओर किसके बाएं ओर है। तो यहाँ पे ए को निर्धारित किए सबसे नीचे, ए कहाँ पे है? सबसे नीचे पे है और एक के दाएं ओर कहा जा रहा है। ये क्या होगा आपका? राइट। और ये क्या होगा आपका? लेफ्ट। लेफ्ट राइट में दूसरा कहा जा रहा है, कौन सा है? तो डी है। पहला और दूसरा ये अपना क्या होगा? डी हो जाएगा। डी हुआ, कोई बात नहीं है, अपना तक यहाँ स्टेटमेंट को क्रैक कर चुके हैं। और एक के दाईं ओर तीसरा, एक के दाईं ओर कौन सा? एक के दाईं ओर तीसरा कौन है? तो सी है। तीसरा सी है यानी कि पहला दाएं, दूसरा बाएं, दूसरा दाएं, तीसरा दाएं। तो यहाँ पे क्या होगा? सी हो जाएगा। जस्ट बगल में, डी के बगल में क्या होगा? तो सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, स्टेटमेंट को यहां तक क्रैक कर चुके हैं। जी के बाईं ओर दूसरा, जी के बाईं ओर दूसरा कौन है? जी के बाईं ओर दूसरा कौन है? तो सी है। जी के बाईं ओर दूसरा कौन है? तो सी है। जी के बाईं ओर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे अनुमान कीजिए, अगर हम यहाँ पे जी बैठाते हैं तो ये आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? बाएं ओर होना चाहिए। किधर होना चाहिए? तो बाएं होना चाहिए, जी के बाएं होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पे तो जी बैठा ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे जी बैठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि यह गलत हो जाएगा, राइट साइड में हो रहा है और स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि बाएं ओर होना चाहिए, लेफ्ट साइड में होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे बाएं ओर। तो देखिए अगर हम यहाँ पे जी को बैठा, अगर हम आपको यहाँ पे जी को बैठा देते हैं तो यहाँ पे तो ये राइट हुआ और ये लेफ्ट हुआ। तो लेफ्ट में हमें कितना चाहिए? दूसरा ही चाहिए। लेफ्ट में दूसरा ही चाहिए। तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तो सी तो यहीं पे होना चाहिए, लेकिन तो सी यहाँ पे है ना। तो हम लोग एक स्टेप और ऊपर चलेंगे और जी को थोड़ा सा और ऊपर बैठाएंगे। अगर हम जी को यहाँ पे बैठाए तो यह सही है कि गलत, इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता लगेगा अगर इसका बिल्कुल लेफ्ट और राइट से क्या है? लेफ्ट से दूसरा होना चाहिए। तो देखिए लेफ्ट से पहला कोई व्यक्ति बैठा होगा, उसके जस्ट बगल में कौन बैठा है? तो सी बैठा है। कौन बैठा है? तो सी बैठा है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो कंफर्म हुआ ना कि जी के बाएं ओर दूसरा होना चाहिए। किसका? तो जी के बाएं ओर दूसरा होना चाहिए। जी के बाएं ओर दूसरा होना चाहिए। तो स्टेटमेंट सही हुआ। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है। जी का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है? जी का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है। तो बी कह रहा है कि यहाँ पे भी नहीं है, बी यहाँ पे भी नहीं है और बी जी का निकटतम पड़ोसी ना तो लेफ्ट में है और ना तो राइट में है। तो यहाँ पे जब बी नहीं है तो ये दोनों स्थान कटने के बाद कौन सा स्थान बचता है? तो ए और डी के बीच में एक स्थान बचता है। तो ये क्या होगा? बी के लिए बिल्कुल सही होगा। कौन से स्टेटमेंट से? तो जी का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका स्टेटमेंट तो लगभग खत्म हो चुका। क्या हुआ? स्टेटमेंट मतलब जो कथन दिया गया है वो बिल्कुल अभी तक खत्म हो चुका है। यहाँ पे बी सी डी ए जी ये सब क्या हुए? कन्फर्म हो चुके हैं कि कौन कहां पे है ना। लेकिन एक स्टेटमेंट और बचा हुआ है, एफ के बाईं ओर दूसरा डी नहीं है। एफ के बाईं ओर दूसरा डी नहीं है। तो एफ को हम लोग कहां पे बैठाएंगे? अगर हम लोग एफ को यहाँ पे बैठाते हैं तो ये आपका क्या होगा? लेफ्ट और ये आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब एफ बैठा हुआ है तो ये तो बाएं में हो जाएगा ना, दूसरा ही डी होगा ना। तो हम लोग क्या यहाँ पे बैठाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बैठाएंगे। क्यों?
क्योंकि स्टेटमेंट में ही कहा जा रहा है एफ के बाएं ओर डी नहीं होना चाहिए। तो डी यहाँ पे, जब एफ यहाँ पे नहीं बैठेगा तो दूसरा स्थान कौन सा खाली है, तो एफ खाली है यहाँ पे जी और ए के बीच में, तो इस प्रकार का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया। क्या ई आया अभी तक? तो जो नहीं आया है और एक ही नहीं आया और एक ही सीट खाली है तो वहां पे वह व्यक्ति को बैठना ही पड़ेगा। तो ई बैठ गया, यानी कि पूरा स्टेटमेंट हम लोग क्रैक कर चुके हैं। और जब स्टेटमेंट क्रैक हो चुका तो हम लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या चाहे किसी भी एग्जाम में क्यों नहीं पूछे गए हैं, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस स्टेटमेंट को क्रैक करने के बाद ही इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगा सकते हैं। हम लोग फिगर को ड्रॉ कर चुके हैं, यानी कि यही अपना फिगर बना, जो बना ना डी के जस्ट राइट लेफ्ट में क्या बैठा है, ई और डी बैठा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि सी के दाईं ओर अगला कौन है, सी के दाईं ओर, तो इसका लेफ्ट राइट कौन सा हो जाएगा, ए आपका लेफ्ट हो जाएगा तो ये आपका राइट हो जाएगा। जबकि क्या पूछा जा रहा है, राइट और अगला कौन है, यानी कि दूसरा, दाएं में दूसरा कौन है, दाएं में दूसरा तो कौन है, पहला दाएं ई होगा, दूसरा दाएं जी होगा ना। इसी प्रकार से इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जब 18 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा तब बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग चलेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पूछा जा रहा है ए और जी के बीच केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए और जी के बीच में कौन बैठा है और केवल एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे ए और जी के बीच में, तो देखिए ए सबसे नीचे है, ए कहाँ पे है, ए सबसे नीचे है और जी इधर है क्वेश्चन की तरफ। तो जी और ए के बीच में कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है, तो एफ बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 एफ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ए और जी के बीच में एफ बैठा हुआ है और बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से डी की बाईं ओर अगला कौन है, डी की बाईं ओर अगला कौन है, इसका मतलब क्या है, डी के बाईं ओर दूसरा कौन है, डी के बाईं ओर दूसरा कौन है। यहाँ पे देखेंगे डी के बाएं ओर दूसरा हमें चाहिए, कौन चाहिए, तो डी के बाएं ओर दूसरा चाहिए, तो डी के बाएं दूसरा कौन है। तो यहाँ पे भी हम लोग लेफ्ट राइट लिखेंगे ना, तो लेफ्ट राइट लिखेंगे तो ऊपर क्या होगा, राइट हो जाएगा, नीचे में लेफ्ट हो जाएगा। और कौन सा चाहिए, देखिए डी में हमें कौन सा चाहिए, तो डी में चाहिए बाएं ओर, बाएं ओर कौन सा, बाएं ओर अगला, यानी कि बाएं ओर दूसरा चाहिए, डी के बाएं ओर दूसरा, डी के बाएं ओर, डी के बाएं ओर दूसरा, तो डी के बाएं ओर पहला कौन होगा, बी हो जाएगा और दूसरा ए हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए वाला सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे तो सी के बाईं ओर दूसरा कौन है, सी के बाईं ओर दूसरा कौन है, सी के बाईं ओर दूसरा कौन है, तो कौन है। फिर से हम लोग चलेंगे फिगर में, इस सभी क्वेश्चन को किस में सोल्व करना होगा, तो फिगर में ही सोल्व करना होगा। इसका लेफ्ट राइट लिखेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सी के बाएं दूसरा, तो सी के बाएं दूसरा तो पहला डी हो जाएगा, पहला लेफ्ट डी और दूसरा लेफ्ट कौन, बी। सी के बाएं और दूसरा कौन है, तो बी बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, तो बी बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो डी के सापेक्ष ई की स्थिति क्या है, तब हमें कहां से देखना है, डी से देखना है। डी के लेफ्ट राइट कौन से स्थान पे कौन बैठा है, तो ई बैठा है। ए हमको चेक करना है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। तो डी से हमें ई की स्थिति पता करना है, तो हम लोग फिगर में चलते हैं। डी से देखेंगे तो डी से लेफ्ट राइट लिखेंगे और उसका पता करेंगे। तो जब आप लोग इसको लिखेंगे तो राइट ऊपर में होगा और लेफ्ट नीचे में हो जाएगा। जब लेफ्ट राइट कंफर्म हुआ तो हमें किसका देखना है, जी का स्थिति देखना है। क्या कहेंगे, राइट में या तो तीसरा, राइट में या तो तीसरा, डी से देखना है जी का स्थिति ना, डी से ई का स्थिति देखना है, किसका, तो डी से ई का स्थिति देखना है, डी से ई का स्थिति, तो डी से ई का स्थिति तो हमको यहीं तक देखना है। तो देखिए या तो दाएं, राइट में दूसरा, राइट में कितना, दूसरा, या तो लेफ्ट में पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट और चौथा लेफ्ट, या तो लेफ्ट में चौथा, यही दोनों में से क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो राइट में दूसरा होना चाहिए, राइट में दूसरा क्या आंसर दिया हुआ है, दाएं और दूसरा, दाएं और क्या चाहिए, दूसरा ही चाहिए।
तो अपना बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्यों गलत हुआ? तो दाएं और अगला कहा जा रहा है, यानी कि दाएं और अगला बिल्कुल गलत होगा, जस्ट बगल में आता है दाएं और अगला। बाएं और अगला यानी कि जस्ट बाएं और बगल में बैठा हो, यह भी गलत हुआ। इस प्रकार से अपना बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन दिए गए थे ये भी काफी इंपॉर्टेंट था, और बीपीएससी नहीं बल्कि आईबीपीएस क्लर्क में यह क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया है? तो आईबीपीएस क्लर्क 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया और काफी इंपॉर्टेंट क्या था? क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं इसके बारे में जानकारी आपको दूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो सबसे पहले वीडियो को आप क्या करेंगे? लाइक करेंगे और अपने सारे दोस्तों के साथ यह टेस्ट शेयर करेंगे कि उनको डीएलएड एग्जाम में कितना क्वेश्चन आ रहा है, और आप उनसे बाद में कॉल करके पूछेंगे भी कि आपको टेस्ट में कितना नंबर आया, मुझे इतना आया, आपको इतना आया, ये क्यों आया, इसके पीछे का कारण आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तब तो वो बता पाएंगे ना आपको 15 नंबर आया या 25 नंबर आया, तो उनको कितना नंबर आया। जब वो टेस्ट देंगे या इस क्वेश्चन को देख पाएंगे तभी तो बता पाएंगे ना कि 25 में 20 सही हुआ, 15 सही हुआ, इस प्रकार से वो बताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्या आप उनसे आगे है या पीछे है? अगर पीछे होंगे तो आपको तैयारी करने की जरूरत होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन लिया गया किस सीरीज से? तो नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज से क्वेश्चन लिया गया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5, 18, 31, 44, 57 में अगला पद क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में भी नंबर सीरीज के कम से कम 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसी के साथ अल्फाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज से संबंधित भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि सिर्फ हम बोले तो सीरीज चैप्टर से ही लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 हो सकता है अल्फाबेटिकल से पूछ ले, 3 अल्फाबेटिकल से पूछ ले, तो 1 नंबर सीरीज से पूछ ले। इस प्रकार का कम से कम सीरीज से संबंधित 4 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए हम लोग सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका आंसर आपको बताने की कष्ट करेंगे कि इसका अगला पद क्या होगा। तो 5, 18, 31, 44, 57 का अगला पद क्या होगा? तो सबसे पहले दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा? 13 होगा। इसका भी डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा? 13 होगा। अगला का डिफरेंस निकालेंगे तो 13 होगा। फिर अगला का डिफरेंस निकालेंगे तो 13 ही होगा। सब जगह जब डिफरेंस सेम है, जब सब जगह डिफरेंस सेम है तो आगे भी तो डिफरेंस सेम ही होगा ना। जब डिफरेंस सेम होगा तो 57 में हम 13 जोड़ देंगे तो 70 होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो जब 70 इसका होगा तो 70 में से 57 घटाएंगे तो कितना डिफरेंस होगा? 13 हो जाएगा। जब 70 में से हम 57 घटाएंगे तो डिफरेंस कितना होगा? बिल्कुल 13 इसका डिफरेंस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आपका भी ऑप्शन नंबर 3 ही सही था? अगर सही था तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोग लगा चुके हैं और आपको 3 नंबर मिल चुके हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखेंगे तो 420, 360, 310, 270, 240 में अगला पद क्या होगा, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 420, 360, 310, 270, 240 में अगला पद क्या होगा? तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस निकालने की मदद लेंगे। तो डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा? 420 में से 360 घटाएंगे तो अप्रॉक्स कितना होगा? 60 होगा। उसके बाद 360 में से 310 घटाएंगे तो क्या होगा? 50 होगा। और उसी प्रकार से 310 में से 270 घटाएंगे तो कितना होगा? 40 हो जाएगा। और 270 में से 240 घटाएंगे तो कितना होगा? 30 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं क्या? आपको क्या पता लग रहा है? अब अगला का डिफरेंस निकालेंगे तो 10, और यहाँ पे भी देखेंगे तो 10, और यहाँ पे भी देखेंगे तो 10। यानी कि अगले स्टेप में करते हैं तो इसका डिफरेंस सेम हो रहा है, यानी कि 10 सभी में कम किए जा रहे हैं। यानी कि अब कितना घटाएंगे? अगर 30 में से हम 10 घटा लेते हैं तो कितना होना चाहिए? यहाँ पे कितना होना चाहिए? तो 20 होना चाहिए। जब 20 होगा तो 240 में से हमें कितना घटाना है? 20 ही घटाना है। जब 240 में से हम 20 घटाएंगे तो कितना होगा? 240 होगा कि नहीं? 240 में से 20 घटाएंगे तो 240 ही होगा? नहीं, 220 होना चाहिए। कितना होगा? 220 होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 220 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सीरीज से संबंधित क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर पाएंगे। अगर सीरीज में रहता है तो सबसे पहले लेटर सीरीज हो या नंबर सीरीज हो, सबसे पहले वहां पे कोशिश करेंगे कि डिफरेंस निकालने की मदद लेंगे। अगर डिफरेंस से आंसर आ जाता है तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? अगर नहीं आता है तो यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल का, देखेंगे ऐड का, देखेंगे कोई तो कोई रूल, निश्चित रूप से मैथमेटिकल ऑपरेशन ही हुआ होगा। प्लस माइनस
डिवाइड, स्क्वायर, कुछ इस प्रकार के होते हैं सीरीज में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 6, 11, 18, 27, 38 क्वेश्चन नंबर के जगह पे क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखेंगे तो 6, 11, 18, 27, 38 में अगला पद क्या होगा क्वेश्चन मार्क के जगह पे। तो यहाँ पे जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सीरीज में, तो डिफरेंस निकालेंगे। 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 5। उसी प्रकार से 18 में से 11 जाएगा 7, 27 में से 18 जाएगा 9, उसी प्रकार से 38 में से 27 जाएगा 11। आप यहाँ पे कुछ आपको पता लगा, 5, 7, 9, 11, यानी कि यहाँ पे दो का डिफरेंस है। अगला आप निकालेंगे तो 2, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2। उसी प्रकार से 9 में से 7 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा 2, यानी कि सभी जगह दो का डिफरेंस है। यानी कि अब 11 में आप 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा 13 हो जाएगा। और जब 13 होगा तो अगला कितना का डिफरेंस होना चाहिए, 13 का डिफरेंस होना चाहिए। किस में, 38 के बाद 13 का डिफरेंस होना चाहिए। तो क्या हम 38 में 13 नहीं जोड़ सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या 51 बिल्कुल इसका सही आंसर होगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही आंसर इसका 51 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर में 51 कहीं दिया हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर में 51 कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि इसमें 51 दिया ही नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 50, जो अपना आंसर है ही नहीं। तो हम कैसे लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 ही होगा 50 ही, बिल्कुल गलत होगा ना, तो हम लगा ही नहीं सकते हैं ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 की ओर चलेंगे तो 48 दे रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में देखें तो 53 दे रहा है, जो कि मेरा आ रहा है 51 ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे तो 54 हुआ, जो कि हमारा कितना आ रहा है 51 आ रहा है, जिसकी वजह से गलत है। इनमें से तो ऑप्शन में कोई दिया ही नहीं है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर कोई नहीं लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। यह क्वेश्चन किससे लिया गया है, यह क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन से लिया गया है। बेस्ड ऑन इक्वेशन कह सकते हैं या इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको इक्वेशन बेस्ड क्या कहते हैं, प्रॉब्लम कह लेते हैं। इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए 6, 4, 3 को गुना करने पे 6 में 4 से गुना करते हैं, फिर 24 में 3 से गुना करते हैं, जो आता है वह कितना आता है 436 आता है। तो क्या 436 गुना करने पे आ जाएगा, अगर 6 में 4 से गुना करते हैं तो 24 हुआ, 24 हुआ, और 24 में आप 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा 72 होगा। क्या 436 आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। आप यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो क्या होगा 6 इसी नंबर का है, कहां पे 6 इसी नंबर का है, 4 भी इसी नंबर का है, और 3 भी इसी नंबर का है। यहाँ पे गुना का कोई अर्थ ही नहीं है, इसी को आगे पीछे करके क्या किया गया है, लिख दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो 6, 4 और 3 को ए बी सी डी मान लेते हैं, क्या ए बी सी मान लेते हैं, और आपको बराबर में क्या लिखा हुआ है, बराबर में लिखा हुआ है क्या 400 कितना 436। तो हम 4 को क्या माने, 4 को बी माने तो बी हो जाएगा, 3 को क्या माने सी माने हैं, और 6 को कितना माने ए माने हैं। यानी कि जो बिचला पद है, जो बी वाला है वह फर्स्ट बन गया, बराबर की साइड में आया तो फर्स्ट बन गया, सी वाला सेकंड बन गया, और फर्स्ट वाला लेटर जो ए था वह लास्ट बन गया, यानी कि थर्ड बन गया। इसी प्रकार से आपको बताना है कि 8 गुना 4 गुना यहाँ पे इक्वल क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए इधर किसका किसका प्रयोग किया गया, 8 तो लेटर में है ही, इधर भी है, 4 भी है ही, 4 भी तो है, लेकिन 6 है क्या, 6 है ही नहीं। तो जब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 6 होगा तब तो यह लेटर बनेगा ना, 4, 6, 8 बनेगा। जब क्वेश्चन मार्क की जगह पे 6 होगा तब तो बनेगा ना। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाता, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगर 8 गुना 4 गुना 6 होता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, बीच वाले को फर्स्ट में लाते हैं तो 4 होता, उसके बाद से लास्ट वाला आता था 6 हो जाता, और लास्ट फर्स्ट वाला क्या जाता लास्ट में, यानी कि 4, 6, 8 कहीं लिखा हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है बराबर की साइड में, यानी कि बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। और यह क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3 गुना 2 कितना, 3 गुना 2 करने पे 10 आया, कितना 3 गुना 2 करने पे 10 आया। उसके बाद 5 गुना 4 करने पर कितना आया, 5 गुना 4 करने पर कितना हुआ 18 हो गया। उसी के बाद 6 गुना 5 करने पर कितना हुआ
22 हो गया। तो 7 गुना 6 करने पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे 3 गुना 2 करेंगे तो कितना होता है, 6 ही होता है। लेकिन क्या कहा जा रहा है, 10 कहा जा रहा है। तो 3 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा। यानी कि पहले 3 प्लस 2 कर लिए, यहाँ पे प्लस का गुना का मतलब क्या है, प्लस, उसके बाद 2 से गुना कर दिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना 2 यानी कि 10 आया है। इसी प्रकार से सबसे पहले हमें आगे भी चेक करना होगा। तो 5 प्लस 4 गुना 2 क्या आएगा, तो 5 4 9 और 9 गुना 2 करेंगे 18, यानी कि ए भी सर्टिफाइड हुआ और ए भी संतुष्ट हुआ। इसी प्रकार क्वेश्चन ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे, तो 6 गुना 5 में कितना करना है, तो 2 से गुना करना है, लेकिन यहाँ पे गुना का अर्थ क्या है, प्लस में, और किसके अंदर है, कोष्टक के अंदर। तो 5 6 11 और 11 में 2 से करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा, 22 22, यानी कि ए भी अपना सही हुआ, 22 भी क्या हुआ, सही हुआ। यानी कि सबसे पहले 7 और 6 को जोड़ना है और इसके बाद इसमें 2 से हमें गुना कर देना है। तो 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 गुना 2 करेंगे तो 13 दूना कितना होगा, 26। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसी प्रकार के आप डेली क्वेश्चन देखना चाहते हैं, आप वीडियो देखना चाहते हैं और टेस्ट देना चाहते हैं, तो आज से ही डीवीएस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसपे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट ली जाएगी ऑफ रीजनिंग का, क्योंकि हम लोगों का रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और डेली कल से टेस्ट ही चलेगी। कितने बजे, तो शाम 7 बजे टेस्ट चलेगी। कितने बजे, तो शाम 7 बजे रीजनिंग का टेस्ट होगा। रीजनिंग का क्या होगा, टेस्ट होगा। और इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि अब मैथ का, किसका, मैथ का स्टार्ट होगा क्लास, किसका, तो मैथ का भी क्लास हो जाएगा, जो सिर्फ आप सभी के लिए डीएलएड एग्जाम के लिए ही चलाए जाएंगे। जैसे डीएलएड का एग्जाम समाप्त होता है उसके बाद से सिर्फ रीजनिंग पे फोकस की जाएगी, चाहे एसएससी बैंकिंग या किसको, रेलवे को टारगेट करते हुए आगे हम लोगों की रीजनिंग की क्लासेस बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे रीजनिंग की जो भी सिलेबस डीएलएड एग्जाम के लिए थे वे सभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, कल से रीजनिंग का टेस्ट देंगे, टेस्ट देंगे। और आप लोग कमेंट में अवश्य रूप से बताइएगा कि आज के इस सेशन से कितना क्वेश्चन सही हुआ, और कल से आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बता दीजिएगा कि मैथ का क्लास कितने बजे होना चाहिए, मैथ का क्लास कितने बजे होना चाहिए, आप निश्चित रूप से बताइएगा। लगभग मैथ में भी 10 से 11 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करना है। अगर 10 से 11 दिन बाद आपका डीएलएड का एग्जाम होता है तो उस टाइम तक हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके होंगे, मैथ भी कंप्लीट कर चुके होंगे, रीजनिंग भी कंप्लीट कर चुके होंगे, और साइंस के लिए एक मैराथन क्लासेस अपलोड हो ही चुका है। और हिंदी तो आप लोगों का आता ही है, हिंदी आता है, और इसके साथ एक किस्सा पूछा जाएगा, सोशल साइंस यानी कि एसएसटी पूछा जाएगा। तो एसएसटी का तो वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ, लेकिन कोशिश करेंगे बहुत जल्द इसको भी अपलोड कर दें। मैथ को अभी टारगेट करते हुए फिर से एक नई टाइम आप सभी को जारी कर दी जाएगी। जैसे आप लोग कमेंट करेंगे, जिस टाइम पे ज्यादा कमेंट आएगा वही टाइम आप सभी के लिए सुटेबल होगा। तो चलिए मैथ का टाइम आप बताइएगा, आज के लिए इतना ही था। और क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर अवश्य रूप से कमेंट में बताएंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 3 का यह क्वेश्चन किससे है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।